Hello student, I am Abad Ali and you are watching my YouTube channel Wi-Fi Success Classes. Students, आज हम लाए हैं आपके लिए पोइट्री से नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे अ ब्यूटीफुल पोएम विच इज़ फुल ऑफ थॉट एंड आइडियाज एज वेल एज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू. सो दिस poem is Stopping by Boots on a Snowy Evening. It is composed by Robert Lee Frost. You also can say Robert Frost, who is an American poet. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पोएम का हिंदी मीनिंग. स्टॉपिंग मीन्स ठहरना, बाई बूट्स मीन जंगल के पास, ऑन अ स्नोई इवनिंग एक बर्फीली शाम को. इट मीन कवि का एक बर्फीली शाम को एक जंगल के पास ठहरना. सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम कंटेंट समझ लेते हैं कि कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बार यात्रा पे गए हुए होते हैं और रास्ते में वो एक जंगल से गुजरते हैं. जंगल जो है वो बर्फ़ से ढका पड़ा है और उस समय उसकी खूबसूरती देखने लायक है और उसकी खूबसूरती और आकर्षण को देखकर पोइट वहाँ पर रुक जाते हैं और उसकी जंगल की खूबसूरती को देखने लगते हैं. और वही एक्सपीरियंस जब उन्होंने वहाँ पर ठहर कर उस जंगल की खूबसूरती को निहारने के समय महसूस किया, उसी एक्सपीरियंस को, अनुभव को पोइट अपनी इस कविता में रखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला स्टेंजा है हमारे सामने. स्टूडेंट्स, इस कविता के जो स्टेंजाज हैं, जो लाइन्स हैं, विच आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है समझने में. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में इस कविता को लिखा गया है. तो लिखते हैं. पहले स्टेंजा में एक पोइट कहता है, हुज बूट्स दीज आर आई थिंक आई नो. हुज बूट्स, किसका जंगल, दीज आर, ये जंगल है, आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो, कि मैं जानता हूँ. इट मीन कवि कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इस जंगल को जानता हूँ, ये जंगल किसका है और इस जंगल का मालिक कौन है. इट मीन्स इससे ये मालूम पड़ता है कि शायद कवि इस रास्ते से पहले भी गुजर चुका है और इस जंगल को दूसरी अवस्था में, इट मीन्स बर्फ़ गिरने से पहले के किसी ऋतु यानी कि मौसम में भी कवि यहाँ से गुजर चुका है. इट मीन्स बिना बर्फ़ से ढके हुए इस जंगल को भी देख चुका है कवि. इसलिए वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इस जंगल को जानता हूँ और ये जंगल किसका है और इसका मालिक कौन है मैं जानता हूँ. इट मीन्स जंगल जाना पहचाना सा मालूम पड़ता है. और आगे की लाइन में कहता है, हिज हाउस इज इन द विलेज दो. हिज हाउस, उसका घर है, इन द विलेज, गांव में ही, दो, ये नज़दीक का जो गांव है. इट मीन कि कवि कहता है कि इस जंगल का जो मालिक है उसका घर, ये जो पास का जो गांव है, उस गांव में है. इट मीन्स इस जंगल का मालिक उस पास के गांव में रहता है. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर. और वह जंगल का मालिक, यहाँ पर जो ही शब्द दिया हुआ है इसका मतलब है ही अर्थात जंगल का मालिक, विल नॉट सी मी, मुझे नहीं देख पाएगा, स्टॉपिंग हेयर, यहाँ पर ठहरे हुए, टू वॉच, और देखते हुए, क्या देखते हुए, हिज बूट्स, उस जंगल के मालिक का ये खूबसूरत जो जंगल है, फिल अप विद स्नो, जो बर्फ से ढका पड़ा है, इसको देखते हुए. चलिए हम देखते हैं इस स्टेंजा को दोबारा एकदम कंफर्टेबल और इजी वर्ड्स में समझते हैं. कि पोइट कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ ये जंगल किसका है, इस जंगल का मालिक कौन है. शायद इस जंगल के मालिक का घर यहीं नज़दीक के गांव में है और जंगल का मालिक उस गांव में रहता है. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, लेकिन वो जंगल का मालिक मुझे नहीं देख पाएगा यहाँ उसके जंगल में ठहरे हुए. और क्या करते हुए, वुड्स फिल अप विद स्नो, कि उसके जंगल जो कि बर्फ से ढका पड़ा है उसको देखते हुए उसका मालिक नहीं जान पाएगा. तो कवि जो है उस जंगल को देखकर आनंदित होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ ये जंगल किसका है और इस जंगल का मालिक वहीं पास के गांव में रहता है और उसका मालिक जो है मुझे यहाँ उसके जंगल को, जो कि बर्फ़ से ढका पड़ा है, खूबसूरत और आकर्षक है, दिखने में, दिखाई देने में, वो मालिक मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ पर ठहरा हूँ और उसके इस खूबसूरत जंगल को मैं निहार रहा हूँ. चलिए चलते हैं अगले स्टेंजा में. अगले स्टेंजा में कवि जो है कहता है कि माई लिटिल हॉर्स,
बच्चों यहाँ पर जो लिटिल आया है वो घोड़े के साथ यानी कि बेजुबान के लिए आया हुआ है। इट मीन्स माई लिटिल हॉर्स, मेरा बेजुबान घोड़ा या मेरा मासूम घोड़ा, मस्ट थिंक इट क्वायर, बड़ा ही विचित्र सोच रहा होगा। टू स्टॉप, जो मैं यहाँ पर ठहर गया हूँ जंगल में, विदाउट अ फार्म हाउस नियर, वहां ठहर गया हूं जहां पर आसपास कोई भी फार्म हाउस नहीं है, यानी कि रहने के लिए कोई घर नहीं है। जंगल में, बागों में, खेत खलिहानों में जो घर बनाए जाते हैं कंफर्ट के लिए, फसलों के लिए, या जो भी हमारे जो उत्पादन होते हैं उनके लिए, खेत और खलिहान के लिए, तो उन घरों को फार्म हाउस कहते हैं। तो कवि कहता है कि मेरा ये बेजुबान घोड़ा, इट मीन्स कि जानवर पक्षी खतरों को भांप लिया करते हैं और वो जताया करते हैं अपने मालिक को कि किस प्रकार के खतरे हैं और खतरे हो सकते हैं। तो इसीलिए कवि कहता है कि मेरा ये बेजुबान घोड़ा मेरे यहाँ पर ठहर जाने को लेकर बड़ा ही विचित्र सोचता होगा और सोचता होगा कि हम यहाँ पर क्यों ठहर गए, यहाँ पर तो खतरा है। क्यों? क्योंकि खतरे के साथ साथ यहाँ आसपास कोई भी फार्म हाउस नहीं है, रहने का घर या कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम रात को बिता सकें और ख़तरे से महफूज यानी कि सुरक्षित रह सकें। और ख़तरे को बताता है, किस तरह से बताता है, कहता है बिटवीन द वुड्स, और हम यहाँ पर ऐसी जगह ठहर गए हैं कि हम यहाँ पर फंस गए हैं। कैसे फंस गए हैं कि एक तरफ जंगल है जो कि बर्फ़ से ढका पड़ा है, एंड द फ्रोजन लेक, और दूसरी तरफ बर्फ से जमी हुई झील है, और उन दोनों के बीच में पोइट जो है उसने अपने घोड़े को रोक दिया है और खूबसूरत और आकर्षक जो जंगल है बर्फ से ढका हुआ और दूसरी तरफ जो झील है, इस तरह से वहाँ का जो दृश्य है वो बेहद सुंदर है। उसको देखने के लिए रुक जाता है। पोइट अपने आप को ख़तरे में डालता है, इसलिए उसका घोड़ा उसको आगाह करता है, उसको चेतावनी देता है, जैसा कि जानवर और पक्षी खतरों को पहले से ही भांप लिया करते हैं। और आगे घोड़ा संकेत देता है द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये जो शाम है वो कैसी है, पूरे वर्ष भर की सबसे अंधकारमयी शाम है। इस शाम को सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है, इट मीन सबसे ज़्यादा बर्फीली, सबसे ज़्यादा अंधकारमयी शाम है। चलिए इस स्टेंजा को दोबारा एक बार इजी और कंफर्टेबल शब्दों में समझ लें आप कि कवि कहता है अपने घोड़े की फीलिंग्स और उसके जो भी घोड़े के मन में चल रहा हो उसको अपने द्वारा एक्सप्रेस करते हुए कहता है माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वायर, मेरा ये घोड़ा जो बेजुबान घोड़ा है ये बड़ा ही अजीब सोच रहा होगा और सोच रहा होगा कि आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर क्यों रुक गए हैं, क्योंकि यहाँ तो खतरा है, और इतना खतरा है कि एक तरफ खतरनाक बर्फ से जमा हुआ जंगल और दूसरी तरफ बर्फ से जमी हुई झील। तो दोनों के बीच में कवि रुक गया है रास्ते में जहाँ पर ख़तरा बहुत ही ज़्यादा है, और साथ ही साथ द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, आज की जो शाम है ये शाम भी सबसे अंधकारमयी है और सबसे बर्फीली शाम है, यानी कि ख़तरा ज़्यादा से ज़्यादा है। चलिए देखते हैं अब हम अगला स्टेंजा। अगले स्टेंजा में पोइट बताता है, कहता है ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक, ही घोड़े के लिए यूज़ किया गया है, गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, शेक मीन्स होता है हिलाना, और हार्नेस बेल्स घोड़े के या जानवरों के जो गले की घंटियां होती हैं वो गले की घंटियां। तो बताते हैं कि मेरा ये बेजुबान घोड़ा अपने गले की घंटियों को हिलाता है और हिलाकर मुझे संकेत देता है और मुझसे पूछना चाहता है, टू आस्क, पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहता है? इफ़ देयर इज सम मिस्टेक, क्या हमसे कोई गलती हो गई है, हमसे कोई गलती हो गई है से मतलब ये कि हम यहाँ पर खतरे में, जहाँ एक तरफ बर्फ से जमा हुआ जंगल और दूसरी तरफ बर्फ से जमी हुई जो झील है, आकर खड़े हो गए हैं, अपने आप को खतरे में डाल दिया है। कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, या हम गलत फहमी में आकर तो यहाँ नहीं ठहर गए। क्यों? क्योंकि यहाँ तो खतरा बहुत अधिक है, इतना ज़्यादा खतरा है कि आसपास कुछ भी नहीं है, कोई भी शेल्टर यानी कि शरण लेने के लिए, और अगर है तो क्या है, द ओनली अदर साउंड, सिर्फ और सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दे रही है, और आवाज़ क्या है?
द स्वीप ऑफ इजी विंड, हल्की हल्की हवा के चलने की आवाज़, एंड द डाउनी फ्लेक, और बर्फ के कणों के गिरने की आवाज़। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ हल्की हल्की जो हवा चल रही है उस हवा के चलने की आवाज़ और बर्फ के गिरने की, जो बर्फ के कण गिर रहे हैं, बारीक छोटे छोटे कण, उन कणों के गिरने की आवाज़ के सिवा उस जंगल में कोई भी आवाज़ नहीं दिखाई और सुनाई पड़ रही है। इस बात को संकेत करता है, आगाह करता है पोइट का घोड़ा, पोइट को अपनी घंटियों को हिलाकर और उससे सांकेतिक तौर पर पूछकर। चलिए लास्ट स्टेंजा देखते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लास्ट का स्टेंजा बच्चों, ये वो स्टेंजा है जिस स्टेंजा को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इतना ज़्यादा पसंद किया था कि उन्होंने इस स्टेंजा से इतनी ज़्यादा प्रेरणा ली कि प्रेरणा लेकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो तमाम मकसद थे उनको पूरा किया। और ये स्टेंजा, ये पंक्तियाँ उनको यूं ही प्रेरणा देती रहे, इसलिए उन्होंने इन पंक्तियों को अपनी टेबल पर लिखकर रखा हुआ था ताकि वो इन पंक्तियों को देखकर प्रेरणा लेते रहें, हौसला और हिम्मत बढ़ाते रहें। तो क्या है ये पंक्तियाँ, देखते हैं। कहते हैं द वुड्स आर लवली, जंगल जो है वो बहुत ही प्यारा है। डार्क, एकदम अंधकार से भरा हुआ, अर्थात डार्क से मतलब है सघन, एंड डीप, और गहरा है, यानी कि जंगल पूरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षक है। बट लेकिन आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, लेकिन मेरे अपने कुछ वादे हैं। इट मीन्स मेरे अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं निभाने के लिए, टू कीप उन्हें निभाना है। एंड माइल्स टू गो, अभी मीलों चलना है। बिफोर आई स्लीप, मुझे अभी सोने से पहले मीलों चलना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले अभी मीलों चलना है। तो बच्चों ये थी आज की पोएम। चलिए एक बार हम दोबारा इस पूरी पोएम का हिंदी कंटेंट समझ लेते हैं ताकि आपको जो भी कसर रह गई हो वो सब आपको समझ में आ जाए। तो पोएम में कहते हैं हुज बूट्स दीज आर, आई थिंक आई नो, कभी कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ ये जंगल किसका है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, उसका घर जो है यहीं पास के गांव में है। इस जंगल के मालिक का घर, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, और जंगल का मालिक मुझे नहीं देख पाएगा यहाँ ठहरे हुए। टू वॉच हिज वुड्स विद फिल अप विद स्नो, कि और मुझे उसके जंगल जो कि बर्फ़ से ढका पड़ा है उसको देखते हुए इस जंगल का मालिक नहीं देख पाएगा। आगे के स्टेंजा में कभी कहता है माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वायर, मेरा ये बेजुबान घोड़ा बड़ा ही विचित्र सोचता होगा। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, ये यहाँ पर जहाँ कहीं आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है, यहाँ पर जो मैं ठहर गया हूँ, इस ठहर जाने के कारण, रुक जाने के कारण मेरा घोड़ा बड़ा ही विचित्र सोचता होगा, क्योंकि वो खतरे का आभास कर रहा होगा। क्योंकि खतरा ऐसा कि एक तरफ बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, एक तरफ बर्फ से ढका हुआ जंगल है और जबकि दूसरी तरफ बर्फ से जमी हुई झील है। चारों तरफ खतरा ही खतरा है और उसके ऊपर द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ये शाम सबसे बर्फीली और सबसे अंधकारमयी शाम है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक शाम है। उसके बाद बताता है कि घोड़ा उसका क्या करता है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, कि घोड़ा उसका अपने गले की घंटियों को हिलाता है। टू आस्क, और पूछता है इफ़ देयर इज सम मिस्टेक, क्या हम गलती से यहाँ पर ठहर गए हैं, क्योंकि यहाँ तो खतरा है, यहाँ पे ठहरने के लिए कोई फार्म हाउस भी नहीं है। द ओनली अदर साउंड द स्वीप, और कोई मदद नहीं है सिवाय एक आवाज़ के। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दे रही, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। और वो आवाज़ क्या है कि है द स्वीप ऑफ इजी विंड्स, हल्की हल्की हवा चलने की आवाज़, एंड डाउनी फ्लेक, और बर्फ के कणों के गिरने की आवाज़। चलिए चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्टेंजा में। और लास्ट स्टेंजा में कभी कहता है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल बहुत ही सुंदर, प्यारा और आकर्षक है। बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, लेकिन मेरे अपने कुछ फ़र्ज, कुछ जिम्मेदारियां हैं निभाने के लिए। इन माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और अभी मुझे सोने से पहले मीलों चलना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले अभी मीलों का रास्ता तय करना है। तो बच्चों ये थी पोएम, और इस पोएम के अर्थ को आपने भली भांति समझा, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। और बाकी ये है कि इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने मेटाफॉर किया है।
जो अर्थ आपने देखा ये पहला पहलू था, एस्पेक्ट था। एक और भी एस्पेक्ट है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता के माध्यम से बतलाना चाहते हैं। चलिए उस एस्पेक्ट को मैं सेंट्रल आइडिया के ज़रिए आपको समझाता हूँ, ताकि आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो मेटाफॉर यानी कि उनकी जो फिलॉसफी है वो भी आपके समझ में आ जाए और आप समझ सकें कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी इस पोएम के माध्यम से हमें एक हिडन छिपा हुआ मैसेज क्या दिया और वो क्या समझाना चाहते हैं। तो देखिए, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। एक बार फिर आपके सामने पोएम का नाम है स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, क्योंकि सेंट्रल आइडिया भी उसी का चल रहा है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम का मीन्स होता है बच्चों कविता का केंद्रीय भाव। तो स्टार्ट करते हैं। द पोएम आपको इसी प्रकार से एग्जामिनेशन में लिखना है जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर फॉर्मेशन की हुई है। द पोएम स्टॉपिंग बाई वुड्स, ये जो कविता है जिसका नाम है स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इज कंपोज, इसको लिखा है बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, यानी कि इस कविता को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। द पोइट इज राइडिंग थ्रू द ब्यूटिफुल वुड्स, कवि जो है एक बार घुड़सवारी करते हुए यानी कि यात्रा पे निकला हुआ है और यात्रा के दौरान वह कहाँ पहुँचता है, थ्रू द ब्यूटीफुल वुड्स, एक खूबसूरत जंगल से गुजरता है, फिल्ड अप विद स्नो, और वो जंगल जो कि बर्फ से ढका पड़ा है यानी कि बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। द नियर बाई लेक इज ऑल्सो फ्रोजन, और पास में जो झील है उस जंगल के वो भी जमी पड़ी है। ही वॉन्ट्स टू स्टॉप देयर, कवि वहाँ पर ठहरना चाहता है, टू इंजॉय द चार्मिंग साइट, वहाँ के उस खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए, और वो ठहरता भी है कुछ समय के लिए। हिज हॉर्स फील्स स्क्वायर, लेकिन उसका घोड़ा उसे एकदम विचित्र महसूस होता है और वो संकेत देता है बिकॉज हिज मास्टर वांटेड टू स्टॉप देयर, क्यों, घोड़े को आभास हो जाता है कि उसका मालिक यानी कि कवि वहाँ ठहरना चाहता है, वेयर ही कुड नॉट सी नो फार्म हाउस टू स्टे, वहाँ जहाँ उसको कोई भी फार्म हाउस आसपास नहीं दिखाई दे रहा ठहरने और रुकने के लिए, जहाँ पर वो रुक सके और रात के समय खतरे से सुरक्षित रह सके। तो इसलिए कहता है कि wanted to stop there where he could see no farmhouse to stay, the horse feels strange, घोड़े को बहुत ही विचित्र महसूस होता, एंड शेक्स हिज बेल, और इसलिए घोड़ा अपने गले की घंटियों को हिला रहा है, और गले की घंटियों को हिलाकर कवि को संकेत देना चाह रहा है कि वो लोग खतरे में हैं, यहाँ पे ठहरना खतरे से खाली नहीं है। द पोइट रियलाइजेज, तभी कवि को एहसास होता है दैट की द वुड्स आर लवली, जंगल तो बेहद खूबसूरत है, टू वॉच, देखने लायक है, बट ही हैज़ टू कीप हिज वर्ड्स, लेकिन उसको अपने कुछ जिम्मेदारियां हैं, यहाँ पर वर्ड्स का मतलब है वादा, जिसे आप जिम्मेदारी भी कह सकते हैं, उसकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करना है, उसके अपने कुछ वादे हैं उनको पूरा करना है। एंड टू गो फॉर मैनी माइल्स, अभी बहुत यानी कि मीलों का रास्ता उसे भी तय करना है, बिफोर ही वुड स्लीप, सोने से पहले। चलिए अब हम उस सेंस को, उस मीनिंग को समझाते हैं जिस सेंस और मीनिंग को पोइट ने इस कविता के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है। इस कविता में पोइट का कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार से जंगल खूबसूरत और आकर्षक है, इसी प्रकार से ये संसार भी बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक है। कई बार इस संसार में हमें खूबसूरत और आकर्षक चीज़ें हमारे लिए रुकावटें पैदा करती हैं। कभी हमें प्रेम के कारण रुकावटें होती हैं, तो कभी हमें किसी बुरी परिस्थितियों के कारण रुकावटें होती हैं, कभी हमें खतरों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से हमारे जीवन में कई बार कई प्रकार की रुकावटें आती हैं, परंतु हमारे जीवन का अपना एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की रुकावटों को आगे देखकर रुकना नहीं होता। ना ही इस जंगल की खूबसूरती की तरह खूबसूरत आकर्षक लोगों को देखकर, चीज़ों को देखकर, लव को देखकर या लव सिचुएशन को क्रिएट करके हमको रुकना होता है। किसी भी परिस्थिति में हमें अपने आप से, अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं होता है, और चाहे भले ही हमारे जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं, प्रॉब्लम्स आएँ, ना ही उन प्रॉब्लम्स के कारण हमें रुकना होता है।
और हमारी मृत्यु से पहले हमारे जीवन के जो भी लक्ष्य हैं, हमारे फ़र्ज़, हमारी ज़िम्मेदारियां हैं, हमें उन फ़र्ज़ को और ज़िम्मेदारियों को पूरा करना होता है। तभी यहाँ पर कविता में कवि कहता है कि मुझे अभी सोने से पहले मीलों चलना है, मुझे अभी सोने से पहले मीलों चलना है, अर्थात मरने से पहले मुझे अपनी बहुत सारी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना है और मरने से पहले मुझे बहुत सी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना है। वो ज़िम्मेदारियाँ जिसका मैंने बीड़ा उठाया है, वो ज़िम्मेदारियाँ जिसका मैंने वादा किया है, वो लक्ष्य जो मुझे पूरे करने हैं, जो मेरे मकसद हैं, जो मेरे लक्ष्य हैं। तो ये था कविता का रियल सेंस, जिसमें कवि जो है बतलाना चाहता है कि हमें परिस्थितियों को देखकर, तमाम खूबसूरत आकर्षक चीज़ों को देखकर, ख़तरों को देखकर, हालातों को देखकर, ऊंच नीच को, गरीबी अमीरी को देखकर, अच्छाई बुराई को देखकर हमें अपने लक्ष्य को बाधित नहीं करना है, हमको रुकना नहीं है। हर हालत में हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना है और मौत की प्राप्ति से पहले, मरने से पहले, इस संसार को छोड़ने से पहले हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करना है और तब तक हमें कभी भी अपने प्रयासों को रोकना नहीं है। तो ये थी बच्चों आज की हमारी पोएम, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका सेंट्रल आइडिया। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इसको शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप जो भी लेसन या जो भी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं और जो भी आप हमसे उम्मीद रखते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बतला सकते हैं। ऑल द बेस्ट।